हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो आज हम लोग एक और मस्ती सीरीज में वीडियो लेके आ चुके हैं, जो कि है एसएसटी का हिस्ट्री क्लास 10 नेशनलिज्म इन इंडिया। ये बहुत ही शानदार चैप्टर है और आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको सारा इसके बारे में सब समझ में आ जाएगा कि ये स्टोरी किस बारे में, ये चैप्टर किस बारे में समझाता है। ये हम आपको पूरी स्टोरी की तरह समझाने की कोशिश करेंगे आज की इस वीडियो में। तो ज़रूर इसे पूरा अंत तक देखिएगा और हमारे पढ़ाने के बाद ज़रूर एक बार अपने से बुक से ही पढ़िएगा। एक बार रिवीजन कीजिएगा तो आपको सारा कॉन्सेप्ट और सारा स्टोरी टाइप समझ में आ जाएगा, जैसा कि हम समझाना चाहते हैं आपको। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू किया जाए। हाँ तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। तो ये चैप्टर आखिर बताना क्या चाहता है? तो ये चैप्टर आपको बताना चाहता है कि नेशनलिज्म इन इंडिया आया कैसे, इंडिया में नेशन स्टेट का भावना कैसे आया। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हमारे फर्स्ट चैप्टर में जो कि था नेशनलिज्म इन यूरोप, वहाँ पे नेशनलिज्म का भावना इस समय तक उजागरित हो चुका था। जैसा कि आपने पढ़ा भी होगा उस चैप्टर में कि रिवॉल्यूशंस, कई सारे रिवॉल्यूशंस जो थे, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, इटली, फिर से ग्रेट ब्रिटेन का केस भी देखा था आप सभी ने। तो उन सभी के बाद क्या हुआ, यूरोप के यूनिफिकेशन या फिर नेशनलिज्म बोल सकते हैं, उसके बाद पूरे वर्ल्ड में बोल सकते हैं कि एक लहर सा फैल गया नेशनलिज्म के बारे में। तो उसी के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि इंडिया पे इसका क्या प्रभाव पड़ा नेशनलिज्म इन यूरोप के बाद। तो चलिए हम लोग बिना टाइम पास करते हुए इसका शुरुआत करते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वार के साथ। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार आपको क्या कहता है? देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वार में आपको समझना पड़ेगा फर्स्ट वर्ल्ड वार क्या क्या हुआ था। 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, बाल्कन टेंशन के लिए हुआ था। तो उसमें क्या हुआ था, 1914 में बहुत से देश यूरोप के भाग लिए थे, तो उसमें ब्रिटेन भी था, ठीक ना। तो आप सभी को पता होगा कि इंडिया भी ब्रिटेन का कॉलोनी था, तो जिसके कारण इंडिया को भी ना चाहते हुए भी उसमें शामिल होना पड़ा फर्स्ट वर्ल्ड वार में। तो जिसके कारण इंडिया को भी अपना रिसोर्सेज और बोल सकते हैं आर्मी और जो भी फैसिलिटीज़ था देना पड़ रहा था ब्रिटेन को, क्योंकि उसे ब्रिटेन को वार जीतना था, ठीक ना। तो इसी की वजह से क्या हुआ कि उसने टैक्स इंपोज कर दिया अपने कॉलोनीज़ पे। तो इंडिया भी उसी का कॉलोनी था, तो इसलिए इंडिया में भी टैक्सेस बढ़ गया था, बहुत टैक्सेस बढ़ा दिया गया था। हाँ, तो फोर्स रिक्रूटमेंट क्या होता है? फोर्स रिक्रूटमेंट एक प्रोसेस था, मतलब जो करते थे ब्रिटिशर्स लोग, वो लोग क्या करते थे कि ज़बरदस्ती किसी भी आदमी को, ज़बरदस्ती उन लोगों को क्या करते थे, आर्मी में भर्ती करा देते थे और उन्हें वार में इन्वॉल्व होने के लिए फोर्स किया जाता था। तो ये लोग कराने लगे थे, ये बहुत ही खराब प्रैक्टिस कराया जा रहा था उनके द्वारा। तो इस सब से क्या हो गया था, आक्रोश। देखिए मेन दिक्कत क्या हुआ, मेन ब्रिटिश लोग के लिए दिक्कत क्या हो गया था कि यही सब ये लोग जो छोटे छोटे पाप का घड़ा भर रहे थे, इसी की वजह से क्या हुआ कि आगे जाके आपको बहुत ही बड़े बड़े रिवोल्ट देखने मिलेंगे इंडिया में। हाँ, तो चलिए बात करते हैं आईडिया ऑफ सत्याग्रह के बारे में। तो आईडिया ऑफ सत्याग्रह क्या था, जो सत्याग्रह का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, महात्मा गांधी से आया। उन्होंने साउथ अफ्रीका में भी इसके लिए रिवोल्ट किया था अपेथाइड को लेके। तो वहाँ से सत्याग्रह का कॉन्सेप्ट महात्मा गांधी लेके आए इंडिया में जनवरी 1915 में। और यहाँ भी इंडिया में भी आके वो रुके नहीं, और यहाँ भी आके लगातार बैक टू बैक 3 सत्याग्रह मूवमेंट दाग डाले। सबसे पहला था कि चंपारण बिहार में किया उन्होंने 1917 में। फिर 1918 में किया उन्होंने खेदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में। फिर 1918 ही में अहमदाबाद कॉटन मिल वर्कर्स के लिए सत्याग्रह मूवमेंट उन्होंने किया। तो चलिए आगे बात करते हैं रॉलेट एक्ट के बारे में। तो रॉलेट एक्ट भी आपको समझना पड़ेगा। रॉलेट एक्ट बहुत ही एक खराब एक्ट लाया गया था ब्रिटिश के द्वारा। इस एक्ट में क्या था, इस एक्ट के द्वारा गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा पावर दे दिया गया था। मतलब कुछ भी वो लोग बिना किसी मतलब के, या फिर उनके पास इतना पावर आ गया था कि कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को वो लोग रोक सकते थे और किसी को भी जेल में डाल सकते थे विदाउट 2 ईयर ऑफ ट्रायल जो होता था उसके क्या, मतलब उसके बिना ही डाल सकते थे वो लोग जेल में। इनके पास पावर आ गया था। तो इसी के विरोध में महात्मा गांधी ने सोचा रॉलेट सत्याग्रह करने का फैसला किया। और इसी रॉलेट एक्ट को अपोज करने के लिए बहुत वर्कर्स लोग स्ट्राइक पे आ गए, रैलीज निकाले और बहुत सारे जगह पे रिवोल्ट हुआ, मतलब समझ सकते हैं आप, छोटी ही मात्रा में हुआ। तो इनको रोकने के लिए क्या किया, ब्रिटिश लोग ने अपोज करना शुरू किया और बहुत ही एक हार्श स्टेप उठाया गया ब्रिटिश के द्वारा। 10 जुलाई को क्या किया गया कि अमृतसर में पीसफुल प्रोटेस्टर पे इन लोगों ने फायरिंग कर दिया और गांधी जी को भी दिल्ली में घुसने से रोक दिया गया था, ठीक ना। तो इसकी वजह से क्या हुआ, बहुत ही ज़्यादा आदमियों के अंदर गुस्सा बढ़ते गया इन सभी कारणों की वजह से। और उन्होंने क्या किया, 13 अप्रैल को उन्होंने क्या किया, जलियांवाला बाग जो अमृतसर में है, वहाँ पे इन्होंने एक मतलब ऐसे ही शांति प्रदर्शन करने का सोचा। बैसाखी फेयर भी था, तो बहुत कोई लोग वहाँ पे बैसाखी फेयर भी मनाने आए थे और बहुत कोई लोग वहाँ पे प्रोटेस्ट भी कर रहे थे रॉयल एक्ट के विरोध में। तो वहाँ पे क्या हुआ, जनरल डायर ने क्या किया, मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया गया था। पर बहुत कोई को वहाँ पे पता नहीं था कि मार्शल लॉ इम्पोज हो चुका है, ठीक ना। तो अब इसी की वजह से बहुत कोई अनजान थे इससे। तो जनरल डायर क्या किया, वो घुस गया जलियांवाला बाग में और ओपन फायरिंग का ऑर्डर दे दिया उसने अपने ट्रूप को, और बहुत से लोग वहाँ पे मारे गए और बहुत से घायल भी हो गए। तो ये बहुत ही एक
बहुत ही ख़राब ये दिन था 13 अप्रैल का, याद रखिएगा। जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था यहाँ पे, बहुत ही ख़राब। जलियांवाला बाग जब हुआ था तो इसके बाद बहुत ही जगह पे फिर से रिवोल्ट हो गया था, आदमी लोग और गुस्सा हो गया था, क्योंकि बहुत कोई का जान भी गया था और वहाँ पे बहुत कोई घायल भी हुआ था। तो इसकी वजह से क्या हुआ, वो लोग फिर से रिवोल्ट करने लगे, बहुत जगह पे रिवोल्ट भी हुआ। पर इसके विरोध में क्या किया, फिर से इन्होंने रोकने का ब्रिटिश लोगों ने कोशिश किया, ब्रिटिशर्स लोगों ने, और बहुत कोई को बहुत ही मारा पीटा गया, रिवॉल्यूशनरीज को, फिर बोल सकते जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके नाक को रगड़वाया गया जमीन रोड पे, फिर से सैल्यूट कराया गया साहिब लोग से। मतलब रिवॉल्यूशनरीज प्रोटेस्ट करने के बाद अब क्या हुआ कि गांधी जी ने सोचा कि अब हिंदू मुस्लिम को दोनों को साथ लाना पड़ेगा, तो इसीलिए इन्होंने बढ़िया एक मौका देखा, खिलाफत इशू। एक खिलाफत इशू क्या था तब वो बताने के लिए चलिए खिलाफत इशू समझते हैं। तो खिलाफत इशू कुछ नहीं था, जैसे कि फर्स्ट वर्ल्ड वार आप लोग जानते हैं कि उसमें क्या हुआ था कि ब्रिटिशर्स लोग ने क्या किया था, ओटोमन टर्की एक जगह का नाम है, मतलब वहाँ पे हरा दिया गया था कि ओटोमन टर्की हार गया था, ठीक ना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। तो उसमें क्या हुआ था, एक अफवाह फैल गया था कि ओटोमन टर्की के जो स्पिरिचुअल हेड रहते हैं, मतलब खलीफास जो रहते हैं, इस्लामिक हेड जो रहते हैं, उन लोग पे क्या किया जाएगा हार्श ट्रीटी इम्पोज किया जाएगा ब्रिटिशर्स के द्वारा। तब उसी को रोकने के लिए, उसी को अपोज करने के लिए इंडिया में क्या हुआ, खिलाफत कमेटी का फॉर्मेशन किया गया। दो ब्रदर्स, मतलब कहाँ, बॉम्बे पे इनका खिलाफत कमेटी फॉर्म किया गया 1919 में। यहाँ पे दो भाई थे, मोहम्मद अली और शौकत अली, इन दोनों ने मिलकर खिलाफत कमेटी को बनाया। और यही गांधी जी ने बहुत ही बढ़िया मौका देखा हिंदू मुस्लिम को एक साथ लाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे खिलाफत इशू भी था और यहाँ पे जलियांवाला बाग से वो लोग भी घुसाए थे रॉयलेट एक्ट के द्वारा, रॉयलेट एक्ट से। तो ये सब बढ़िया मौका देखा इन्होंने कि ब्रिटिशर्स के ऊपर बहुत कोई गुस्सा, हिंदू मुस्लिम दोनों गुस्सा हैं, तो अच्छे से इन्हें साथ में ले लिया जाए, ये सोचा गांधी जी ने। और इसी समय क्या किया कि कलकत्ता सेशन में जो सितंबर में हुआ था 1920 में, उसमें क्या किया कि गांधी जी ने एक प्रस्ताव रखा जिसमें कि उन्होंने कन्विंस किया अदर लीडर, कांग्रेस लीडर्स लोगों को कि हमें नन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करना चाहिए। किस लिए, क्योंकि पूर्ण स्वराज के लिए, खिलाफत कमेटी के लिए, तो ये सब चीज़ों के लिए नन कॉपरेशन का शुरुआत करना चाहिए, ठीक है। तब इसके बाद क्या होता है, देखिए नन कॉपरेशन शुरुआत कैसे हुआ और क्यों नन कॉपरेशन किया गया। यहाँ पे वाई नॉन कॉपरेशन की बात करते हैं, हिंद स्वराज एक बुक है जो कि महात्मा गांधी लिखे थे 1909 में। इसमें कहा गया, महात्मा गांधी ने कहा था कि ब्रिटिशर्स लोग आ ही पाए हैं इंडिया में, क्यों आ पाए हैं, क्योंकि इन हम लोग के सपोर्ट्स की वजह से, हम लोग की कॉपरेशन की वजह से ही आ पाए हैं और यहाँ पे अभी तक टिके हुए हैं। अगर हम लोग एक बार कॉपरेशन अपना हटा दें, उनको कॉपरेट करना, तो वो लोग ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे। तो यही सिंपल सा इनका फंडा था कि हम लोग एक बार क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि अपना कॉपरेशन जितना तक हो सके हटा देते हैं पूरी तरीके से ब्रिटिश लोग पे, कि वो लोग लाचार हो जाएं और आखिरकार उन्हें जाना ही पड़ जाए, ठीक है। तो अब क्या किया गया, देखिए अब यहाँ पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, तो यहाँ पे कलकत्ता स्टेशन में उन्हें कन्विंस कर दिया गया था। अब उसके बाद क्या हुआ कि दिसंबर ही में नागपुर सेशन में क्या किया, उसे अडॉप्ट कर लिया गया और जनवरी 1921 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट कर दिया गया, ठीक है। तब बात करते चलिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कहाँ हुआ, मतलब कैसा उसका रंग आया और क्या क्या असर पड़ा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से और क्या क्या बदलाव हुआ है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मूवमेंट इन टाउन। टाउन की पहले बात करते हैं, फिर कंट्री साइड की बात करेंगे। तो टाउन में क्या हुआ कि देखिए सब कोई क्या करने लगे, सब जो स्टूडेंट्स थे सब कुछ बाइकआउट करने लगे, ठीक ना, गवर्नमेंट चीज़ को, या फिर ब्रिटिशर्स की बोल सकते हैं। उस समय तो गवर्नमेंट ब्रिटिश का ही था, तो वो लोग का जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल बिल्डिंग्स था वहाँ से टीचर्स, स्टूडेंट्स ये सब छोड़ के आने लगे स्कूल से। फिर से लॉयर्स, जज ये सब थे, वो सब बाइकआउट करने लगे वहाँ से, लीव छोड़ के आके वहाँ से। तो ये सब चीज़ देखने मिला वहाँ पे, बहुत ही सोशल बाइकआउट किया गया ये सब चीज़ का। और गुड्स जो कि फॉरेन गुड्स से आते थे ब्रिटिशर्स के द्वारा, तो उसे भी बॉन फायर कर दिया गया, जला दिया गया या फिर यूज़ नहीं किया गया। खादी को सपोर्ट किया गया, पर ये ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाया। क्यों नहीं टिक पाया, इसका ड्रॉबैक, मतलब इसका डिक्लाइन कैसे हुआ, क्योंकि देखिए खादी बहुत ही महंगा होता था और सब कोई इसे अफोर्ड भी नहीं कर सकता था। तो इसीलिए क्या हुआ कि जो आदमी इसे अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो आखिरकार उन्हें फिर से वही ब्रिटिशर्स या फिर फॉरेन गुड्स में ही जाना पड़ गया, क्लोथ्स पे, क्योंकि वो लोग सस्ते भी आते थे, क्योंकि उस समय मशीन मेड गुड्स थे वो सब मशीन मेड थे, तो इसलिए वो सस्ते पड़ते थे इन सभी के लिए। तो इसीलिए खादी थोड़ा महंगा पड़ता था, क्योंकि ये हैंडमेड होता था ना। और क्या एक दूसरा बात था, जो कि स्टूडेंट्स और लॉयर्स ये सब जो छोड़ के आए थे, जो बनने वाला था गवर्नमेंट बिल्डिंग, वो बहुत ही लेट से बना या फिर बन बहुत टाइम लग रहा था। तो इसके कारण भी, क्योंकि वो लोग बेरोजगार तो बैठ नहीं सकते हैं, क्योंकि उन लोग भी खर्चा पानी चाहिए, तो इसलिए वो लोग को मजबूरन ही वापस जाना पड़ा गवर्नमेंट बिल्डिंग की तरफ। तो ये सब कुछ ड्रॉबैक था टाउन साइड में। अब बात करते हैं कंट्री साइड में। तो कंट्री साइड में भी आपको कुछ जगह पे रेबेलियन देखने मिलता है, रिवोल्ट होता है यहाँ पर भी। तो सबसे पहले हम अवध की बात करते हैं। तो अवध में क्या था, एक बाबा रामचंद्र एक सन्यासी थे, ठीक ना, वो भी रिवोल्ट करते हैं। क्यों रिवोल्ट करते हैं, वो लोग तुलकदार या फिर बोल सकते हैं लैंडलॉर्ड के ऊपर यहाँ पर रिवोल्ट होता है, क्योंकि वो लोग बहुत ही हाई रेंट इम्पोज कराते थे, वो लोग बहुत ही हाई रेंट डिमांड कर रहे थे, और वो लोग बेगर सिस्टम भी परफॉर्म कराते थे। बेगर सिस्टम क्या होता था कि आप काम कराइए लेबर से और बिना पैसा के, मतलब उसको पैसा नहीं दीजिएगा, तो ये होता था बेगर सिस्टम। तो ये बहुत ही खिलाफ थे बाबा रामचंद्र इसके लिए, तो इसलिए इन लोग
खिलाफ मतलब यहाँ पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी कर रहे थे और मूवमेंट अपना चालू किए थे। तो यही क्या हुआ, देखिए इन लोग का मेन डिमांड यही था कि मतलब लैंडलॉर्ड को हटाया जाए जो कि ज़्यादा ही रेंट लेते हैं, और बेगर सिस्टम को भी हटाया जाए, यही था इन लोग का। तो क्या हुआ 1920 में यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू और अदर मतलब जवाहरलाल नेहरू भी आए यहाँ पे इन्हें सपोर्ट करने के लिए और देखने कि क्या हो रहा है यहाँ पे अवध में, सपोर्ट करने के लिए। तो यहाँ पे क्या बनाया गया, अवधों किसान सभा बनाया गया यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र और अदर लीडर्स के साथ में। और कुछ ही महीना में 300 से ज़्यादा ब्रांच यहाँ पे बन गया अगर आस पड़ोस में। और इसी सब के बीच में क्या हुआ, देखिए मूवमेंट स्प्रेड होने लगा 1921 में कि जो आदमी लोग थे वो लोग क्या करने लगे, तुर्कदार और बड़े बड़े जो व्यापारी लोग हैं उनके घर में अटैक करने लगे, बाज़ार को लूटने लगे। और बहुत जगह आदमी लोग अफवाह फैलाने लगा कि हम लोग गांधी जी अब टैक्स नहीं बोल दिए, गांधी जी की टैक्स नहीं देना है अब, और लैंड भी डिस्ट्रीब्यूट कराएंगे गांधी जी। तो ये सब अफवाह फैलाने लगा कोई, तो जिसके कारण बहुत ही दिक्कत भी हो गया यहाँ पे, रिवोल्ट अपने ही अंदर रिवोल्ट होने लगा, तोड़फोड़ या फिर बाजार को लूट लिया जाता था यहाँ पे। अब अगला हम लोग पढ़ेंगे आंध्र प्रदेश में भी रिवॉल्ट हुआ था। यहाँ पे क्या किया गया था, फॉरेस्ट को एक यहाँ पे फॉरेस्ट एक्ट यहाँ पे ला दिया गया था, जिसमें क्या किया जा रहा था ब्रिटिशर्स के द्वारा, वो लोग बहुत ही लार्ज एरिया फॉरेस्ट को क्या कर रहे थे ना, अपने अंदर कंट्रोल कर लेते थे। और उसमें एक्ट लगा दिए थे जिससे कि कोई भी अब उसके अंदर कोई लकड़ी नहीं ले सकता है, कोई अपना ग्रेज कैटल को ग्रेज नहीं कर सकता है, और कोई वहाँ से फ्यूल वूड कलेक्ट नहीं कर सकता, ठीक ना। तब ये सबसे क्या हुआ ना कि वहाँ के जो ट्राइबल्स थे या फिर कोई भी लोकल्स थे वो लोग को बहुत ही ख़राब लगा, क्योंकि वो लोग को लगता था कि उनके हक को या फिर उसके जो भी सामान को छीना जा रहा है वहाँ से, ये सब करके, क्योंकि उन लोग का सब रोजी रोटी जंगली से था। तब इसी बीच एक अल्लूरी सीताराम राजू आए जो कि अपने आप को बहुत ही महान मानते थे, उनके पास बताते थे सबको कि स्पेशल पावर्स हैं। तो ये क्या किए, ये भी गांधी जी को बहुत ही सपोर्ट करते थे, ये खादी को भी बहुत बढ़ावा देते थे और लिकर्स को बंद कराना चाहते थे, मतलब शराब को पीने के मना करते थे आदमी लोग को। पर इनका एक ही मकसद था कि ये नॉन वायलेंस को नहीं चाहते थे, ये वायलेंस को चाहते थे। ये इनका मानना था कि स्वराज एक दिन ऐसे स्वराज आने के लिए हम लोग को वायलेंस करना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये लोग वायलेंस के ऊपर ज़्यादा फोकस थे। पुलिस स्टेशन पर अटैक कर दिया जिसके कारण इन्हें 1924 में एग्जीक्यूशन इनको मार दिया गया 1924 में। अब अगला बात करते हैं स्वराज प्लांटेशन का। स्वराज प्लांटेशन की बात करते हैं तो इसमें कुछ ज़्यादा खास है नहीं, आपको सिंपल सा बात है कि यहाँ पे बात हो रहा है आसाम की। आसाम तरफ क्या हुआ था कि बहुत कोई आदमी लोग गए थे वहाँ पे प्लांटेशन करने के लिए और वहीं पे बस गए। पर वहाँ पे क्या किया ब्रिटिश लोग ने, अंडर इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859 के तहत मतलब सारे प्लांटेशन वर्कर्स को वहीं पर रोक लिया गया और कह दिया गया कि आप इस प्लांटेशन को छोड़ के नहीं जा सकते हैं जब तक हम लोग का ऑर्डर ना हो या फिर हम लोग आपको परमिशन ना दे, और वो परमिशन ना के बराबर ही मिलता था, तो इसलिए वो लोग छोड़ के जा नहीं सकते थे। पर जब यूनियन कॉपरेशन मूवमेंट अनाउंस हुआ तो बहुत को लगा कि अब हम लोग को गांधी जी अपने गांव में ही लैंड दिलवाएंगे, तो वो लोग छोड़ के जाने लगे। पर उन्हें बीच रास्ता में रोक लिया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा और उनके मार के फिर से वापस लेके आया गया और फिर से उन्हें काम कराया गया। तो क्या हुआ, इसी बीच एक चोरी चोरा इंसिडेंट हो गया, पुलिस स्टेशन को आग लगा दिया गया गोरखपुर में। तो इसके बाद बहुत ही मतलब ख़राब लगा गांधी जी को और उन्होंने क्या किया, विड्रॉ कर लिया, ठीक ना। फिर से वहाँ पे क्या हो गया, विड्रॉ कर लिया गया गांधी जी के द्वारा। यहाँ पे जब चोरी चोरा इंसिडेंट 1922 में हुआ तो उन्हें लगा कि अभी और ट्रेनिंग का ज़रूरत है, अभी इतना काफ़ी नहीं है। तो इसी सब के बीच क्या हुआ कि एक साइमन कमीशन आया। साइमन कमीशन क्या था, साइमन कमीशन कुछ नहीं था, बस साइमन कमीशन समझने से आप पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ये था क्या। ये एक कमीशन बनाया गया था जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छे से फंक्शनिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और ये वो देखना था और मतलब चेंजेस सजेस्ट करना था उनको कि क्या क्या बदलाव करना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में। पर इसका डिमेरिट था कि इसमें कोई भी इंडियन मेंबर ही नहीं था। बताइए आप इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन आप चेंज करने की बात कर रहे हो, उसमें कोई इंडियन ही ना हो, तो ये थोड़ा ख़राब बात लगा इन्हें, बहुत ज़्यादा ही ख़राब बात लगा। और इन्होंने गो बैक साइमन का नारा से इनका वेलकम किया इस कमीशन को। तो आखिरकार ये कमीशन हट किया, मतलब ये ज़्यादा वो नहीं रहा, बहुत ही इसे अपोज किया गया इस कमीशन को। तो एक बार अब उसके बाद क्या हुआ, दिसंबर 1929 में प्रेसिडेंट मतलब जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में क्या किया गया, लाहौर कांग्रेस स्टेशन में पूर्ण स्वराज का बात रख दिया गया और क्या किया गया, डिक्लेयर कर दिया गया 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे, ठीक ना। अब इसके बाद हुआ क्या, बस इसमें ज़्यादा, लेकिन 1930 को ये तो कह दिया गया कि 26 जनवरी को होगा अपना इंडिपेंडेंस डे, पर ज़्यादा कोई अटेंशन दिया नहीं उसको, ज़्यादा बहुत लिटिल अटेंशन मिला। तो इससे महात्मा गांधी को लगा कि हमें कुछ बड़ा चीज़ करना पड़ेगा और सबको अवेयर करना पड़ेगा। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया, सॉल्ट मार्च या फिर सिविल डिसोबीडियंस करने का सोचा और शुरुआत की इन्होंने सॉल्ट मार्च से। सॉल्ट क्या था उस समय, देखिए सॉल्ट बहुत ही मतलब हाई ग्रेड का चीज़ था, जहाँ पे बहुत ही ब्रिटिश लोग बहुत ही हाई टैक्स लगाते थे उस पर, सॉल्ट पे। इसलिए गांधी जी ने सोचा कि ये सॉल्ट ही सबसे बेस्ट
हथियार बन सकता है सिविल डिसोबीडियंस स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि ये सब कोई का ज़रूरत है, अमीर को भी और जो गरीब है उन्हें भी खाना में बहुत ज़रूरत आता है सॉल्ट। तो यही शुरुआत किया गांधी जी के द्वारा। तो ये साबरमती जो कि आश्रम था जहाँ पे रहते थे गांधी जी, वहाँ से क्या किया, डांडी कोस्ट तक मार्च करने का सोचा और 78 ट्रस्टेड वॉलंटियर्स के साथ वो चल पड़े और 68 अप्रैल को वहाँ पे पहुँचे डांडी तक। और उन्होंने क्या किया, इलीगल वहाँ पे सॉल्ट बनाया जिससे द्वारा वो लोग अपोज कर सकें ब्रिटिशर्स लॉ को अपोज करने के लिए उन्होंने सॉल्ट टैक्स मतलब सॉल्ट को इलीगल बनाया वहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ पे इन्होंने लागू कर दिया, वहीं पे ऐलान कर दिया कि अब हम लोग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट करेंगे। अब ना कि हम लोग उन्हें कॉपरेट ही, ना केवल हम लोग उसे कॉपरेट नहीं करेंगे ब्रिटिशर्स लोग को, और उनका लॉ भी तोड़ेंगे, ठीक ना। ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कहता था यहाँ का इनका। तब इसके बाद बात करते हैं कि हाउ पार्टिसिपेशन सो द मूवमेंट। तब इसके बाद देखिए हुआ क्या कि जैसे ही पता चला कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हो गया है तो बहुत कोई लोग तोड़फोड़ मचाने लगे। फिर से लिकर शॉप बंद हो गया, सोशल बाइकआउट होने लगा, तुर्कदार जो कि लैंडलॉर्ड थे उन्हें रेंट नहीं दिया जाता था, ये सब लॉ तोड़ दिया गया। तो अब इसको अपोज करने के लिए क्या किया गया, ब्रिटिशर्स लोग ने बहुत से लोग को जेल में डाला, गांधी जी खुद जेल में चल गए। और ये सब होने के बाद कुछ ज़्यादा ही खराब स्थिति हो गया था। तो इसके बाद क्या किया, 5 मार्च 1931 में गांधी अर्विन पैक्ट हुआ, जिसमें कि गांधी जी को बोला गया कि आप सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आइए, क्योंकि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ये कांग्रेस लोग वो कर दिए थे, मना कर दिए थे नहीं जाने से। हाँ, तो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी को कुछ खास अचीवमेंट नहीं मिला, वो डिसअपॉइंटेड ही वापस आ गए। और उन्होंने क्या सोचा कि फिर से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कर दिया फिर से वहाँ से डिसअपॉइंटेड आने के बाद। तब बात करते हैं कि सेकंड टाइम उन्होंने जब शुरुआत किया तो उसमें कौन कौन पार्टिसिपेट किया, क्योंकि फर्स्ट टाइम में तो बहुत कोई पार्टिसिपेशन दिखाया था। हाँ, तो चलिए बात करते हैं हाउ पार्टिसिपेशन। तो इसमें पार्टिसिपेशन कौन कौन दिखाया था, तो इसमें कंट्री साइड में आप बोलिएगा तो रिच पीसेंट्स लोग ने ज़्यादा सपोर्ट दिखाए थे, जैसे कि पटीदार्स ऑफ गुजरात थे और जट्स ऑफ उत्तर प्रदेश थे। तो ये लोग बहुत ही एक्टिव थे मूवमेंट में, क्योंकि देखिए ये लोग एक इकोनॉमिक हार्डशिप आया था जो फॉलिंग, जिससे कि ग्रेट डिप्रेशन आया था, जिससे कि प्राइस इन लोग का बहुत ही गिर गया था कमर्शियल क्रॉप का। तो इससे इन लोग को बहुत ही घाटा हुआ था, और जो कि बहुत ही इन लोग के लिए ख़राब बात था। और जो गवर्नमेंट जो रिवेन्यू इन लोग से मांग रही थी टैक्स के द्वारा, वो लोग फुलफिल नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि इनका इतना प्रॉफिट ही नहीं था। तो ये लोग यही चाहते थे, इनका डिमांड था कि रेवेन्यू को कम करा दिया जाए या फिर उसे ख़त्म करा दिया जाए। पर ये इसलिए इन्होंने बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट दिखाया फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। पर ये वो हाँ, तो इन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिखाया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में जो फर्स्ट बार लॉन्च हुआ था। पर उतने सारे रिवॉल्यूशन होने के बाद जब देखा कि बहुत से लोग जेल में जा चुके हैं और खुद गांधी जी भी जा चुके हैं, तो उसके बाद गांधी अर्विन पैक्ट में क्या हुआ कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को CDM बोल सकते हैं आप इसको शॉर्ट में, CDM को क्या कर दिया गया, वहाँ पे रोक दिया गया, ठीक ना। वहाँ पे फिर से उसे विड्रॉ कर लिया गया। तो उसके बाद क्या हुआ कि जट्स मतलब जो रिच पेशेंट्स थे वो लोग डिसअपॉइंटेड हो गए, क्योंकि वो ऐसे ही बिना उसके रेवेन्यू को कम किए ही विड्रॉ कर लिया गया था। तो इसलिए इन लोग ज़्यादा खुश नहीं थे, ठीक है। अब बात करते हैं स्मॉल पेशेंट या फिर पुअर पेशेंट का। तो पुअर पेशेंट में ज़्यादा कांग्रेस अपना इंटरेस्ट भी नहीं दिखाता था, क्योंकि देखिए पुअर पेशेंट किसके खिलाफ थे, ये लोग रिच पेशेंट्स के ही खिलाफ थे, ठीक ना। पुअर पेशेंट रिच पेशेंट से मतलब जट्स के या फिर पटीदार्स के ही खिलाफ थे। तो ये लोग ज़्यादा कांग्रेस इसके ऊपर ज़्यादा फोकस भी नहीं देता था, क्योंकि अगर इन लोग पे ज़्यादा फोकस दे देगा तो वो लोग नाराज़ हो जाएंगे, जो लार्ज मतलब बोल सकते हैं कि रिच पेशेंट्स है। तो इसीलिए इन्हें ज़्यादा वैल्यू नहीं दी गई क्या। हाँ, तो बात करते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट के बारे में। तो इंडस्ट्रियलिस्ट लोग भी बहुत ही प्रॉफिट में थे। देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ ना, तो उसके बाद ब्रिटिशर्स लोग अपना कभी वो रिटेन नहीं कर पाए जो स्टेटस उनके पास पहले से था। अब इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे वो अपना स्टेटस बना पाए और वो स्थिर हो गए थे मार्केट में, तो उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद था। पर वो लोग कुछ चीज़ डिमांड उनका भी था जो कि वो लोग नहीं चाहते थे, जैसे कि रुपीज स्टर्लिंग होता था और फॉरेन एक्सचेंज पे वो लोग अपना प्रोटेक्शन चाहते थे, समझ में आ रहा है ना। तो इसके लिए बिजनेस इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या किया, कुछ ऑर्गेनाइजेशन वो फॉर्म किया उन्होंने, जैसा कि इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट एंड कमर्शियल कांग्रेस 1920 में बनाया, और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज फिशी जिसको बोलते हैं उन्होंने बनाया है 1927 में। बहुत ही बड़े बड़े मतलब इंडस्ट्रियलिस्ट जैसे पुरुषोत्तम दास ठाकुर और GD बिरला भी इसका नेतृत्व कर रहे थे। तो इन्होंने भी फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट या फिर CDM में बहुत ही सपोर्ट दिखाया अपना। पर इन्होंने भी आगे जाके जब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जब गांधी जी को डिसअपॉइंटमेंट का सामना करना पड़ा, तो ये लोग भी अपना सपोर्ट हटा दिए और लोग भी समझ गए कि अब कुछ नहीं हो सकता है भाई। तो इन्होंने अपना सपोर्ट दिखाना छोड़ दिया। और जब फिर से लॉन्च हुआ तो कोई वैल्यू ही नहीं दिया कोई वैल्यू नहीं दिया CDM को, ठीक ना। तो ये ज़्यादा कुछ खास नहीं था। और जैसे कि बात करते हैं वर्कर के प्रोटेस्ट के बारे में, तो ये खासकर नागपुर तरफ की एरिया में था। वो लोग भी
गांधी जी मतलब थोड़ा सा सपोर्ट दिखाए थे अपना, गांधी कैप पहन के थोड़ा सा पार्टिसिपेशन प्रोटेस्ट किए थे, रैली निकाले थे नागपुर और छोटा नागपुर प्लेटू की तरफ, इसी रीजन में थोड़ा सा इनका सपोर्ट था, ठीक ना। अब बात करते हैं आगे। तो अब आगे देखिए लिमिट्स ऑफ सिविल मूवमेंट्स। लिमिट्स क्या था, तो लिमिट्स देखिए क्या होता था कि बहुत समय पहले से ही कांग्रेस का भी कोई वैल्यू ही नहीं देता था अनटचेबल्स को। अनटचेबल मतलब जो कि हरिजन्स हो गया, मतलब जैसे कि आप दलित बोल सकते हैं ना, दलित कास्ट को कोई लोग वैल्यू नहीं देता था। तो इन्हीं को गांधी जी ने क्या किया कि अगर आप इनको वैल्यू नहीं दीजिएगा तो अगले 100 साल तक भी हम लोग कभी भी मतलब इंडिपेंडेंस नहीं पा सकेंगे, ठीक ना। 100 साल लग जाएगा उसे पाने में। और ये क्या कहते थे हरिजन्स को, हरिजन्स मतलब सॉरी ये क्या कहते थे गांधी जी अनटचेबल्स को बोलते थे हरिजन, मतलब चिल्ड्रन ऑफ गॉड बोलते थे ना, हरिजन बोलते थे चिल्ड्रन ऑफ गॉड। और उनके इंटरेस्ट को वापस लाने के लिए इन्होंने बहुत इंटरेस्ट को वापस लाने के लिए और सम्मान को वापस लाने के लिए इन्होंने भी बहुत से टॉयलेट साफ किए और बहुत से ऑर्गेनाइजेशन या फिर बोल सकते हैं कि प्रोडक्ट्स, बहुत सारी चीज़ इन्होंने भी किया उन्हें वापस इंटरेस्ट लाने के लिए, पब्लिक वेल्स, टैंक्स, रोड्स, स्कूल में वो इज्जत दिलाने के लिए। तो पर क्या हुआ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई दलित लीडर्स क्या कर रहे थे, अपने कम्युनिटी बनाने लगे और उन्होंने क्या किया, एक रिजर्व सीट्स का डिमांड करने लगे वो लोग एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में, और सेपरेट इलेक्टोरेट जो कि चाहते थे वो लोग दलित मेंबर का लेजिस्लेटिव काउंसिल में। सेपरेट इलेक्टोरेट क्या होता है देखिए, ये क्या होता है कि कोई भी एक कॉन्स्टिट्यूंसी में सिर्फ दलित ही लीडर खड़ा होगा और जो वोट देगा उन्हें वो भी सिर्फ दलित ही लोग उन्हें वोट करेंगे और दलित लीडर ही खड़ा होगा। ये होता है सेपरेट इलेक्टोरेट, ठीक है। तो ये डिमांड करने लगा, तो इसके सख्त खिलाफ थे महात्मा गांधी, क्योंकि ये जानते थे कि ये हो जाएगा तो फिर हमें यूनिटी करने के लिए बहुत ही मेहनत लगेगा और ये देश को तोड़ने का शुरुआत हो जाएगा, ठीक ना। इसीलिए बहुत ही खिलाफ थे। और बी आर अम्बेडकर इसी बीच क्या किए थे, डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन का फॉर्मेशन कर दिए थे 1930 में। और बी आर अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में कुछ वहाँ पे भी बहसाबासी हुआ था सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। पर इसी के बाद वो भी मतलब बी आर अम्बेडकर भी डिमांड करते थे सेपरेट इलेक्टोरेट के बारे में, पर उसी को अपोज करने के लिए गांधी जी ने क्या किया, आमरण अनशन पे बैठ गए, मतलब कुछ खाने उन्हें छोड़ दिया उन्होंने। और इसी के बीच अब बी आर अम्बेडकर को मानना ही पड़ा इनका बात, और आखिरकार पुणे पैक्ट सितंबर में हो ही गया 1932 में। अब इसमें क्या हुआ कि डिप्रेस्ड क्लास बोल सकते हैं शेड्यूल ट्राइब्स को क्या मिला, रिजर्व सीट मिला प्रोविंशियल एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में। पर वो लोग वोट मतलब जनरल इलेक्टोरेट था, वो लोग को वोट सबको देगा, मतलब सबको मिल के वोट देगा, पर खड़ा सिर्फ दलित लीडर्स ही होंगे, ठीक ना। उनके लिए रिजर्व सीट बना दिया गया, ठीक है। तब इन्हीं सब के बीच में एक हिंदू मुस्लिम का टेंशन आ गया, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि खिलाफत कमेटी का भी ज़्यादा कुछ खास हुआ नहीं, इसीलिए हिंदू मुस्लिम के बीच में टेंशन आ गया। तो इसी टेंशन को बढ़ा दिया मोहम्मद अली जिन्ना ने, मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन किया। तो उन्हें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में भी तनातनी हो गया था, और मुस्लिम लीग का मतलब जो लीडर बोल सकते हैं मोहम्मद अली जिन्ना इलेक्टोरेट का डिमांड कर दिया। तब बात करते हैं आगे, देखिए सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग की बात करते हैं। तो ये क्या है, ये एक सेंस है, मतलब फीलिंग है अपने नेशन के प्रति एक। हाँ तो चलिए बताते हैं आपको कि ये फीलिंग अबाउट नेशन कैसे आया। तो ये फीलिंग को लाने के पीछे बहुत ही बड़ा हाथ है। किस चीज़ का हाथ है भाई, तो ये सब जैसे कि आप बोल सकते हैं हिस्ट्री और फिक्सन के बारे में, मतलब पौराणिक कथाएँ, फॉकलोर बोल सकते हैं, सॉन्ग्स, पॉपुलर प्रिंट, सिम्बल्स, ऑल प्लेस पार्ट ऑफ मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म। तो ये सब जो थे सॉन्ग्स थे, कथाएँ थे पहले की, ये सब चीज़ क्या किया, बहुत ही मदद किया एक फीलिंग, नेशनलिज्म के फीलिंग को उजागरित करने में और लाने में। तो ये बहुत ही ज़रूरी है इन सब चीज़ों को समझना। हाँ तो अब यही नेशनल फीलिंग को दिखाने के लिए क्या किया गया कि भारत माता का फ़ोटो बनाया गया, और यहाँ पे कौन बनाया इन्हें, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। और वही 1970 में एक पोएम या फिर हाइम लिख दिए मदरलैंड के ऊपर, जो कि था वंदे मातरम। और अपने नोबल में आनंदमत एक उनका नोबल था, इसको भी बहुत गाया गया, स्वदेशी मूवमेंट बंगाल में जो हो रहा था। और ये रवींद्रनाथ टैगोर, देखिए रवींद्रनाथ टैगोर भी प्रिंट किए भारत माता का फोटो को थोड़ा सा और पेट्रियोटिक और एसेट फिगर में, जो कि काम और डिवाइन थी, स्पिरिचुअल फोटो बनाए, वो भी फोटो बनाए। तब ये सब कुछ जो चीज़ें थे जो कि कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस को जोड़ रहे थे और नेशन को एक मजबूत स्तर दिया जा रहा था। और इसी के बाद अब बात करते हैं कि फ्लैग का कैसे फॉर्मेशन हुआ। तो सबसे पहले देखिए ट्राई कलर फ्लैग था, किस कलर का था, रेड ग्रीन येलो का था, जो कि डिजाइन हुआ था 8 लोटस के साथ, जो कि 8 प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश को दिखा रहे थे। और बीच में उसका क्रेसेंट मून भी था, जो कि हिंदू मुस्लिम के यूनिटी को दिखा रहे थे 1920। अब क्या हुआ 1921 में गांधी जी ने डिजाइन किया स्वराज फ्लैग, जो कि एक ट्राई कलर था रेड ग्रीन वाइट के रंग का। और वो क्या था, बीच में स्पिनिंग व्हील था, जो कि आपका सेल्फ हेल्प दिखा रहा था, जो कि गांधीयन आइडिया को भी बेस्ड था। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा यूज़ हुआ, आप बोल सकते हैं कि सिंबल के तौर पे एक फ्लैग बनाया गया गांधी जी के।
हाँ, तो यही सब फीलिंग और यही सब जो आपने देखा कि फ्लैग्स और अदर फोटोज़ थे जो भारत माता के, यही सब चीज़ों के कारण क्या हुआ, आगे क्विट इंडिया मूवमेंट जो हुआ 14 जुलाई को 1942 में, आखिरकार उन्हें मानना पड़ा और ब्रिटिश लोग आखिरकार हार गए। तो ये था, बहुत ही छोटा चैप्टर था और आपको बहुत ही छोटा नहीं बोल सकते, पर आपको समझना पड़ेगा ये चैप्टर, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आपको बताता है कि कैसे नेशनलिज्म आया इंडिया में। तो ये बहुत ही ज़रूरी है आप सभी को जानना। तो ज़रूर इस वीडियो को आप एक बार अच्छे से देखिएगा और अपने से बुक्स में पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, आपको सब चीज़ समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश किए हैं। पर हम इतना छोटे वीडियो में आपको सब चीज़ तो नहीं समझा सकते हैं, पर जितना हम अपने आपसे कोशिश किए हैं समझाने का, आप सभी को हम समझाने की कोशिश किए हैं। तो ज़रूर एक बार अपने से बुक से पढ़िएगा और कनेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा कि हम क्या क्या बोल रहे थे कौन जगह पे, और कैसा स्टोरी टाइप समझाने की कोशिश किए हैं। अब देखिए, आप ऐसे ही हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करके मोटिवेट करते रहिए ऐसे ही शानदार वीडियो लाने के लिए। चलिए मिलते हैं ऐसे ही कोई और शानदार वीडियो में। धन्यवाद।